जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 रैली करेंगे। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए मोदी उधमपुर और पुंछ में रैली करेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। विजन डॉक्यूमेंट में विकास पर जोर देते हुए पार्टी ने धारा 370 का कोई भी जिक्र नहीं किया है। इसकी जगह पार्टी ने रियासत के तीनों हिस्से कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के विकास की योजनाएं गिनाई है। विजन डॉक्यूमेंट में टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट पर जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं जम्मू के अरनिया सेक्टर में आतंकी घटना के बाद सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि चौथे आतंकी की तलाश जारी है। आतंकियों की फायरिंग में 3 जवान और 4 नागरिक शहीद हो गए। बीएसएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 200 किलोमीटर के रेंज पर नजर रखी जा रही है। आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब कठार गांव में सेना के पुराने बंकर में छिपे हुए हैं। ये बंकर सेना ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय बनाए थे। नेपाल की 3 दिनों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू से दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की जनता का शुक्रिया किया। ट्वीट करके मोदी ने सार्क सम्मेलन की कामयाबी के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को धन्यवाद दिया। सार्क सम्मेलन के आखिरी दिन यानी गुरुवार को मोदी और नवाज के बीच तल्खी में कमी देखने को मिली। आखिरकार दोनों नेताओं ने एक दूसरे से काफी देर तक हाथ मिलाया और खुलकर बातें की। यह मुलाकात नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला की पहल पर हुई। अब अगली बार 2016 में पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद पाकिस्तान के पत्रकार भी हो गए। पाकिस्तान के पत्रकारों ने मोदी से पूछा कि क्या वो उनसे हाथ मिलाएंगे। फिर क्या था, सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के पत्रकारों से मिलने चले गए, सबसे हाथ मिलाया, लेकिन इस्लामाबाद आने के सवाल पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए। काठमांडू की सड़कों पर उमड़ी भीड़ के बीच मोदी चले गए, वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया। मोदी को अपने बीच देखकर नेपाल के लोग खुश नजर आए। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के पहले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने को कामयाब बताया है। हालांकि पाकिस्तान के रुख की वजह से नेपाल में आयोजित इस सार्क सम्मेलन में एक ही समझौते पर सहमति बन सकी। ऊर्जा के क्षेत्र में सार्क देशों के बीच सहमति बनी। काले धन पर वित्त मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। जेटली का जवाब खत्म होने से पहले ही टीएमसी के सांसद लोकसभा से वॉकआउट कर गए। काले धन पर टीएमसी का विरोध बढ़ता जा रहा है। कभी उसके सांसद काली शॉल ओढ़कर संसद पहुंच रहे हैं तो कभी काला छाता लेकर। लंबे समय बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आए। दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की राहुल ने अगुवाई की। चुनाव के बाद सरकार के खिलाफ राहुल की ये पहली मोर्चाबंदी है। और यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर इंच पे लड़ेगी। हम छोड़ने वाले नहीं है, मगर बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। अगर यह निकलेगा तो मेरे ऊपर से निकलेगा। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को लेकर सियासी रस्साकशी जारी है। 30 नवंबर को विक्टोरिया हाउस वेन्यू पर रैली की इजाजत नहीं मिलने के बाद बीजेपी एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इस मसले की गूंज लोकसभा में भी गुरुवार को सुनाई दी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच नए सिरे से रिश्ते सुधारने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। फडणवीस चाहते हैं कि शिवसेना उनकी सरकार में शामिल हो। आज से बीजेपी इस बारे में शिवसेना से बात शुरू करेगी। धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 दिन पहले ही उनकी उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी हुई है। दोनों पार्टियों में यह भावना है कि हमने साथ मिलकर सत्ता चलानी चाहिए। केंद्र में अभी भी शिवसेना एनडीए में है, केंद्र की सरकार में है। इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि महाराष्ट्र की सरकार में भी उनकी सहभागिता होनी चाहिए। चंदा जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में डिनर पार्टी का आयोजन किया। डिनर के लिए 200 लोगों से 20,000 रुपए लिए गए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली चुनाव के लिए 40 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। मुंबई में केजरीवाल की इस डिनर पार्टी का विरोध भी हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मौकापरस्ती का आरोप लगाया।
केंद्रीय विद्यालय में तीसरी भाषा के तौर पर जर्मन की जगह संस्कृत भाषा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हलफनामा दायर करेंगे। तीसरी भाषा को लेकर उठे विवाद के बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा दायर करने की इजाजत मांगी थी। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रीय विद्यालय में 6ठी से 8वीं क्लास में तीसरी भाषा संस्कृत ही होगी। दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। यह फैसला साल 2015-16 के लिए दाखिले की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। 18 दिसंबर 2013 को उपराज्यपाल के दिशा निर्देशों के खिलाफ माता पिता की तरफ से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उपराज्यपाल ने इंटर स्टेट ट्रांसफर केस के 5 पॉइंट को खत्म कर दिया था। सीआरपीएफ के डीजी दिलीप त्रिवेदी ने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले नक्सल प्रभावित राज्य सरकारों पर हमला बोला है। नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई रोकने में नाकाम राज्य सरकारों को सीआरपीएफ के डीजी ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश भर में सीआरपीएफ सबसे खतरनाक जगहों पर ऑपरेशन करती है, लेकिन राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि नक्सलियों के हाथ विस्फोटक न लगे। उन्होंने कहा कि ये काम डीएम और एसपी का होता है। नक्सली ऑपरेशन में नहीं मिल रही कामयाबी के लिए उन्होंने सियासत को जिम्मेदार बताया है। नसबंदी कांड के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर में प्रदर्शन किया। रमन सरकार के खिलाफ महतारी न्याय यात्रा निकालकर कांग्रेस ने इंसाफ दिलाने की मांग की। इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में कांग्रेस ने रमन सिंह के घर का घेराव भी किया। कांग्रेस इस मामले में रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। स्वयंभू संत रामपाल की आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेशी है। कोर्ट की अवमानना मामले में रामपाल सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होंगे। 2013 में रामपाल समर्थकों ने हिसार कोर्ट में कार्यवाही में खलल डाला था, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया था, लेकिन रामपाल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। सूरत जेल में बंद नारायण साईं से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। ईडी ने सूरत में 8 करोड़ की बरामदगी के सिलसिले में पूछताछ की है। ईडी को हवाला लेन देन का शक है। नारायण साईं के खिलाफ ईडी पहले केस दर्ज कर चुका है। नारायण साईं के खिलाफ फेमा के तहत भी जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है। यूपी के बदायूं में 2 चचेरी बहनों की मौत के मामले में ट्विस्ट आ गया है। 5 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने दावा किया कि दोनों बहनों ने खुदकुशी की थी, लेकिन पीड़ित के परिवार वालों ने सीबीआई की इस जांच पर ही सवाल उठा दिया है। इस मामले में आरोप था कि गांव के दबंगों ने ही दोनों बहनों की किडनैपिंग और गैंगरेप के बाद हत्या करके लाश पेड़ से लटका दी। दिल्ली के सुभाष नगर में एक बार फिर नौकरानी बनी मालकिन के जुर्म की शिकार। पिटाई के बाद नौकरानी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मालकिन पूजा कपूर पर आरोप है कि उसकी बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से नौकरानी मुमताज की मौत हो गई। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर यहां से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। स्कूल ड्रेस में आए 3 छात्रों ने चोरी को अंजाम दिया। इलाके के लोगों ने चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुहैया करवाया, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि चोरी की घटना आए दिन होती रहती है, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं करती। दिल्ली के गीता कॉलोनी थाने ने एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पिछले 1 महीने में 15 से ज्यादा चोरी को अंजाम दे चुका है। चोर गिरोह दुकानों और घर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एक लड़की ने अपने दोस्त पर रेप का मामला दर्ज करवाया है। लड़की का आरोप है कि लड़के ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब लड़की ने शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़का फरार हो गया। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। दिल्ली के कारोबारी विनोद जैन को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद जैन से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि कारोबारी विनोद जैन के सहयोगी समीर वर्मा ने ही उसे धमकी दी थी। गारमेंट्स के कारोबार में घाटे के बाद समीर वर्मा ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर विनोद जैन को धमकी देकर फिरौती की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने को कहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने तंत्र के नाम पर महिला को पहले घर बुलाया और फिर देसी तमंचे की नोक पर पूरी रात
हैवानियत का खेल खेला। सुबह डरा धमकाकर महिला को सड़क पर जैसे ही छोड़ने लगा, महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़कर शोर मचाया, जिसके बाद खेतों में काम कर रहे लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63A में अतिक्रमण हटाने आए दस्ते को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की लोगों से जमकर झड़प हो गई। अतिक्रमण हटाने के काम में PAC, RAF के जवान भी शामिल थे। नोएडा के यमुना के खादर इलाके में वायुसेना की 482 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा रखा है। अथॉरिटी की मिलीभगत से इस काम को भूमाफियाओं ने अंजाम दिया। सेना की शिकायत के बाद भी अवैध कब्जे को हटाया नहीं जा सका है। यूपी के रामपुर में गैंग ने कंप्यूटर की दुकान से हजारों के माल पर हाथ साफ कर लिया। दुकान से लैपटॉप और पेन ड्राइव अपने कपड़ों में छिपाकर चलते बने। दिलचस्प बात ये है कि इस गैंग में पुरुष के साथ 2 महिलाएं भी थी। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले शाहजहांपुर में भी कुछ महिलाओं की गैंग ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। कानपुर में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद शशिकांत प्रजापति और उनकी चाची सुशीला जख्मी हो गयी। हादसे के बाद 1 घंटे तक सड़क पर दोनों तड़पते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इलाज नहीं मिलने की वजह से दोनों की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार एक बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और बहू नरेश नंदिनी आनंद की मौत के मामले में सभी आरोपियों को नोटिस भेज दिया गया है। मथुरा क्राइम ब्रांच की पुलिस दिल्ली में संकल्प के संस्थान के लोगों से पूछताछ करेगी। इस बीच पुलिस की जांच में पता चला है कि सुसाइड नोट संकल्प आनंद ने ही लिखा था। हस्ताक्षर का मिलान हो गया है। राजस्थान के धौलपुर में राजीव गांधी केंद्र पर आयोजित भामाशाह शिविर में अव्यवस्थाओं के चलते गांव वालों ने जमकर पथराव किया। पथराव में तहसीलदार और दूसरे कर्मचारी घायल हो गए। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल 3 दिवसीय शिविर में कार्ड बनवाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी। लाइन में लगे एक बुजुर्ग के गिरने के बाद परिवार वालों की शिविर के कर्मचारियों के साथ पहले कहासुनी हो गई और फिर मामला बिगड़ गया। पत्थरबाजी की खबर के बाद SDM मौके पर पहुंचे और फिर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। महाराष्ट्र के सांगली में महादेव कुंभार नाम के एक शख्स ने व्हाट्सएप पर पहले खुद को श्रद्धांजलि दी और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस को महादेव के मोबाइल से जो तस्वीरें और SMS मिले हैं, उससे एक तरफा लव स्टोरी का एंगल सामने आ रहा है।